नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर और लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास की कड़ी में आज जो है मौर्य शासक या मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में हम बात करेंगे आज दोस्तों। तो सबसे पहले प्लीज़ आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा ताकि जो है अपन आगे से शुरू कर सकें। अभी तक बहुत ही कम लाइव है, जल्दी कीजिए। लाइव नहीं है पाए लोग अभी तक यार। जल्दी से जुड़िए, जल्दी से। नमस्कार भाई, सुमित खोरवाल, अनिल दत्तरवाल, नमस्कार सबको नमस्कार। जल्दी आ जाइए, लाइक कर दीजिए, पहले तो लाइक कर दीजिए फटाफट। तो अपन जो देख रहे हैं वो है मौर्य काल। ठीक है, कौन सा राजवंश देखेंगे? मौर्य राजवंश। तो इस राजवंश के अंतर्गत जो है हम जो है मोटे तौर पे, जैसा थंबनेल में आपने देखा, 3 शासक देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे। किसको देखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हम देखेंगे बिंदुसार को। किसको देखेंगे? बिंदुसार को। फिर देखेंगे हम वो है अशोक को। और इसके बाद जो होंगे वो इसके जो है अन्य उत्तराधिकारी, जिसमें हम दशरथ वगैरह की बात करेंगे, तो वो जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। परवर्ती काल के शासकों में ज़्यादा कुछ है नहीं। अशोक के साम्राज्य या अशोक की मृत्यु के बाद अगले 50 साल में मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी हम बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, अब बात ये है, देखिए आप इतने लोग लाइव है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए सबके सब। क्या कर दीजिए? लाइक। अब मौर्य साम्राज्य के जो है इतिहास जानने का हमारे पास स्रोत क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मौर्य काल के इतिहास के स्रोत हमारे पास क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, और दूसरा बिंदु जो होगा आपका वो होगा पुरातात्विक स्रोत। कौन सा होगा? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, जल्दी कर दीजिएगा। और सबको नमस्कार। गुंजन, आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। पूनम सिंह जी धन्यवाद। निहाल खान, सबको नमस्कार भाई। गोपाल कुरडिया, पूजा साहू, MD मैथमेटिक्स, सोनू प्रजापति, विकास कुमार, उत्तम बावरे, विनोद टाक, शुक्रिया गुंजन भाई, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसके लिए। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में जब अपन बात करेंगे तो देखिए क्या क्या हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें जो है कई सारे साहित्यिक घटनाओं का जो है पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला मैं देख लेता हूँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जो है कौन से साम्राज्य के उस समय की तत्कालिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी? वो मिलेगी आपकी जो है किसकी? मौर्य काल की। इसमें इनके समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सत्ता का जो है स्वरूप था वो कैसा था, वो सारा पता चलता है। दूसरा जो है हम देखेंगे मेगास्थनीज। किसको देखेंगे? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कौन सी लिखी? इंडिका।
ठीक है, इसमें भी हमें जो है मौर्य साल जानकारी। और कोइंसिडेंटली जो है देखा जाए तो अर्थशास्त्र और जो है मेगास्थनीज की इंडिका दोनों में काफ़ी क्या है, साम्यता है। मेगास्थनीज भी उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों पर वृहद प्रकाश डालेगा, वो हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कई सारे और विदेशी, एपियानस, प्लिनी, कौन है, प्लिनी, स्ट्रेबो, कौन है, स्ट्रेबो, ठीक है। और जो है आपका कौन है, एपियानस, प्लिनी, स्ट्रेबो, एरियन, जस्ट्रेन, इन सारों के बारे में जो है, क्योंकि कालांतर में जो है इन सारों ने मेगास्थनीज की इंडिका को जो है आधार बना के कई सारा साहित्य लिखा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो है मौर्य काल में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक घटनाएं हुई थी, उसकी जानकारी मिलेगी। और क्या है, कई सारे जो हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथ, कौन से हैं, बौद्ध ग्रंथ, जैसे बौद्ध ग्रंथ महाबोधि, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, दीपवंश, ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। और कौन से ग्रंथ हैं, और हम देखेंगे जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैसे परिशिष्ट पर्व किसका है, हेमचंद्र का। इसमें हमें जो है मौर्य साम्राज्य की क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, मौर्य शासकों की क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, ठीक है। और कौन से हैं, और हम देखते हैं यदि तो जो है हमें कई सारे लौकिक साहित्य देखने को भी मिलते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इस तरह से जो है उस काल में कई सारे साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों के आधार पे जो है हमें क्या जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य। यदि मौर्य साम्राज्य का इतिहास का हम निर्धारण करेंगे तो हमारे पास बड़ी मात्रा में क्या है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये हमें साहित्यिक स्रोतों की जानकारी मिलती है। अगला टॉपिक है आपका कौन सा स्रोत होगा, पुरातात्विक। तो हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। शुक्रिया सोमदेव, विनोद टाक, शुक्रिया। गुड इवनिंग विष्णोई ग्रुप, गुड इवनिंग करुणा पाठक, ठीक है। तो अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा आपका जो है कौन सा पुरातात्विक। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग, जो भी आए हैं, जो भी आए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नए लोग जितने भी कनेक्ट हुए हैं, अभी तक लाइक नहीं मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, लाइक। हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अभिलेख। क्या देखेंगे, अभिलेख, ठीक है। फिर हम देखेंगे वो देखेंगे जो है क्या, मृद भांड। और तीसरा जो हम देखेंगे इसी के अंतर्गत जो है वो कौन सा है, छल्लेदार कुएं। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है ये जो है आपका, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है।
कि निम्नलिखित में से कौन से काल में छल्लेदार कुएं मिलते हैं? तो मौर्य काल की घटना है। कौन से काल की घटना है? छल्लेदार कुएं मिलना कौन से काल की घटना है? मौर्य काल की। पुरातात्विक को हम जो है वापस 3 भागों में बांटने के बाद अभिलेखों को 3 भाग में बांटेंगे। किसको बांटेंगे? अभिलेखों को 3 भाग में। जैसे हम देखेंगे कि जो है शाहगोरा, कौन सा अभिलेख? ये जो है अशोक से पहले के हैं, शाहगोरा अभिलेख। और कौन सा है? और महास्थान। और कौन सा है? महास्थान अभिलेख। कौन सा है? महास्थान अभिलेख। ठीक है। और तीसरा जो है कौन सा होगा? तीसरा होगा अशोक के अभिलेख। क्या होंगे? अशोक के अभिलेख। ठीक है। वापस अशोक के अभिलेख भी जो है कई सारे भागों में होते हैं, वो तो अशोक आएगा तब बताएंगे आपको। इसमें कई सारे स्तंभ लेख होंगे, कई सारे जो है शिलालेख होंगे, कई सारे जो है गुहा लेख होंगे। उस समय जो हम क्या करेंगे, उनकी बात करेंगे। और एक मौर्य काल की जानकारी देता है, बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है, आपने भी यदि कभी नाम सुना है तो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है ये बताया गया है कि वहाँ एक सुदर्शन झील है, उस झील का निर्माण किसने कराया था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य करवाएगा। और फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें करवाई थी, उसमें कौन वहाँ का जो है आपका क्या था, झील का रक्षक था या उस साम्राज्य का शासक था, उसके प्रवर्ती काल में कितने बार झीलें बनी, फिर अशोक के काल में जाकर वहाँ नहरें निकाली जाती है, वो सारी बातें जो है देखने को मिलेगी। वो कौन दिखाई मिलेगी? रुद्रदामन के जूनागढ़। ये रुद्रदामन जो है शासक था, ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र में राज करता था। तो बाद में उसी ने भी इस झील का जब पुनर्निर्माण कराया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, तो उसने वहाँ एक अभिलेख लिखवाया था, उसको हम कहते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है ना। ये प्राचीन काल में भारत में जो है संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। ये जब आगे आएंगे रुद्रदामन वगैरह हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में जिक्र करेंगे। वैसे फिर भी फैक्चुअल याद रखना कि ये संस्कृत भाषा का क्या है? आपका पहला अभिलेख। तो इस तरह से जो है हमें ये पता होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से हमें जो है मौर्य काल के इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी। तो अब हम देखेंगे जो हमें जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग करके पहला शासक पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक ये क्या रहेगा? मौर्य शासक। ठीक है। एक यदि आपने कल ढंग से लेक्चर देखा है तो आपको ध्यान में होगा, हमने एक पढ़ा था जो है आपका जो है सिकंदर का ईरान पे आक्रमण। किसके आक्रमण होता है? ईरान पे। डेरियस थर्ड को पराजित करता है। उसके बाद वो भारत को इन्वेस्ट करता है और भारत के कई क्षेत्रों को जीत के वापस चला जाता है और बेबीलोन में जो है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो वहाँ पे उसके उत्तराधिकारियों में जो है उसके राज्य को बांटने के लिए क्या होती है? संधि होती है। क्या होती है? संधि। एक होती है संधि 323 ईसा पूर्व, और उस संधि में जो है क्या होगा? जिक्र होगा उसमें भारतीय प्रांतों को भी बांटा। बेबीलोनिया की संधि टाइप नाम होता है। तो जो है सिकंदर के साम्राज्य बंटवारे के लिए जो संधि होती है, इस संधि जो प्रथम बार होती है उसमें जो है भारतीय क्षेत्र भी क्या होंगे? शामिल। और ये घटना कब की है? 323 बीसी की। ठीक है। यानी 323 बीसी में जो संधि हुई किसकी? सिकंदर के उत्तराधिकारियों के मध्य, उसमें जो है संधि में तय किया गया कि भारतीय क्षेत्र को किस तरह बांटेंगे, उसका हमें क्या मिलता है? जिक्र। ठीक है। ठीक 2 साल बाद पुनः विवाद होता है, तब जो है दूसरी बार संधि होती है। किससे बार होती है? दूसरी बार संधि। ठीक है। तब जो है भारतीय क्षेत्रों का जिक्र नहीं है उसमें। भारतीय
क्षेत्रों का जिक्र नहीं। तो जो है उसके अकॉर्डिंग कालक्रम निर्धारित किया गया, और ये कब है? ठीक 2 साल बाद, 321 बीसी में। ठीक है, 2 साल बाद, यानी 321 बीसी में जो संधि होती है सिकंदर के उत्तराधिकारी मध्य वापस साम्राज्य बांटने के लिए, उसमें भारतीय क्षेत्रों का जिक्र नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं न कहीं भारतीय क्षेत्र क्या हो गए होंगे? स्वतंत्र होंगे। क्या हो गए होंगे? स्वतंत्र हो गए होंगे। तो इसलिए जो है हमने ये माना कि वो काल कौन सा होगा? 322 बीसी होगा। क्या होगा? 322 बीसी। तो क्लियर होगा आपको मेरे ख्याल से, इसके निर्धारण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। कमेंट में बता दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए जितने भी लोग कनेक्ट है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या बताया गया है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में जो है, मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया है? वर्षल। क्या बताया गया है? वर्षल, यानी कि निम्न। क्या बताया गया है? निम्न। इस वर्षल का अर्थ क्या है? निम्न। ठीक है, क्या बताया गया है? निम्न। किसमें? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इसको क्या बताया गया? निम्न जातीय बताया गया है। क्या बताया गया? निम्न जातीय। लेकिन जो भी है, हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य होते हैं, इनके गुरु जो होते हैं, क्या होते हैं? गुरु वो होते हैं चाणक्य। कौन होते हैं? चाणक्य। इन्हीं को आप कहते हैं कौटिल्य। क्या कहते हैं? कौटिल्य। और इन्हीं को आप कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। मैं आपको अर्थशास्त्र पूरा बताऊंगा, एक पूरा लेक्चर लूंगा उस पर, तब आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था वास्तवता। तो जो है इनके गुरु का नाम क्या होता है? चाणक्य। कल हमने देखा लेक्चर में, हमने देखा कि जो है पश्चिमी भारत या पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का भारत में क्या हो जाएगा? आक्रमण। सिकंदर का क्या हो जाएगा? भारत पर आक्रमण। और आप मुझे कमेंट में बताइए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कौन सा साल था? फटाक से कमेंट में बताइए। भाई उत्तम बावरे में पढ़ाने की स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे भी हैं सबको समझ में आना चाहिए, मेरा ये है, इसलिए मैं स्लो चलता हूँ हमेशा। ठीक है ना? ठीक है, तो अपन बात करेंगे। अनुज वर्मा, आप किसी भी लेवल तक का एग्ज़ाम दे सकते हो मेरे लेक्चर पढ़ के। प्रियंका चौधरी गुड इवनिंग। आकाश चौहान गुड इवनिंग। अमित यादव मौज करो, आशीर्वाद है आप पे। और अनुज वर्मा, कितना स्लो और बोरिंग सा? कैसे भाई? अनुज वर्मा स्लो कैसे हैं? बिल्कुल 326 में आक्रमण हुआ। कब हुआ भाई? 326 में। ठीक है, 326 बीसी में जब ये आक्रमण होता है, तो उसमें चाणक्य जो है ये तक्षशिला में विद्वान थे। कहाँ थे? तक्षशिला में। तक्षशिला उसमें बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, और यहाँ पे ये क्या थे? विद्वान थे। जब तक्षशिला में विद्वान थे, जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आक्रमण हुआ, तो चाणक्य जो है वहाँ से निकलेंगे और कहाँ आएंगे? मगध आएंगे। कहाँ आएंगे? मगध। जब मगध आएंगे तो मगध के जो है ये कहाँ आ जाएंगे? मगध। तो जो है मगध के शासक होंगे उस समय घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। और इनका एक मंत्री होगा जिसका नाम है भद्रसाल। क्या नाम है? भद्रसाल। इसने जो है इस चाणक्य की क्या कर दी? बेइज्जती। वो इसलिए आते हैं कि भाई आक्रमण हो गया है और आप क्या कर दीजिए? सहायता कर दीजिए। लेकिन वो सहायता नहीं करता है, उल्टी जो है भद्रसाल चाणक्य की क्या कर देते हैं? बेइज्जती। तो चाणक्य ने उसी दिन तय कर दिया था कि हम जो है नंद वंश का क्या कर दूंगा? मैं अंत कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अंत। तब जो है क्या होगा कि जो है चाणक्य उसमें वहाँ से निकलते हैं, विंध्यन पर्वत क्षेत्र की तरफ आते हैं। कहाँ आते हैं? विंध्यन पर्वत की तरफ। कहाँ आते हैं? विंध्यन पर्वत। जब ये यहाँ से विंध्यन पर्वत क्षेत्र से निकल रहे होते हैं, तब जो है वहाँ कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे थे, और उस गेम में जो है क्या होता है कि बच्चे खेल के ये तय करते हैं कि भाई एक किसी को राजा बना दिया जाता है। ठीक है,
और राजा जो है वो सारा फिर प्रजा के ऊपर नियंत्रण रखेगा और अपने निर्णय सुनाएगा। तो उस समय जो है राजा बनाया गया था, वो बनाया गया था इस चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा जो है, कुछ बच्चे सैनिक बने हुए थे, उन्होंने एक बच्चे को पकड़ के उसके सामने उपस्थित किया, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, और कहा कि इसने देशद्रोह किया है, इसे क्या दंड दिया जाए। तब चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है, इसने कहा कि इसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? मृत्युदंड। तब क्या होगा, तब जो है ये वार्तालाप या बच्चों का खेल देख रहे थे, वो देख रहे थे कौन? चाणक्य। चाणक्य को एक चीज़ समझ में आई कि ये बालक जिसको वास्तविकता में राज कार्य या प्रशासनिक कार्य उतनी समझ नहीं होनी चाहिए, उसे क्या पता कि जो है देशद्रोह के आरोप में किसी को क्या दिया जाता है? मृत्युदंड। तो वो इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। उसमें ये अपने मामा के यहाँ रहते थे और इनको जो है 1000 कर्षार्पण में खरीद लिया। कितने में? 1000। तो चाणक्य ने जो है आपसे पूछे, चाणक्य ने जो है इस गुरु ने या चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कितने कर्षार्पण में खरीदा? ये उस समय की जो है क्या है? मुद्रा है। 1000 कर्षार्पण में। कैसे? 1000 कर्षार्पण में खरीदा। ठीक है। और अपने साथ कहाँ ले गए? अपने साथ तक्षशिला ले गए। कहाँ ले गए? अपने साथ तक्षशिला। कहाँ ले गए? तक्षशिला। गुड इवनिंग भैया मोहम्मद। बिल्कुल उत्तम बाबरे, 100% ऑल स्टेट पीसीएस लेवल का है। ठीक है, तो 1000 कृष्ण खरीद लिया, अपने साथ कहाँ ले गई? तक्षशिला, और वहाँ पे जो है इसको शिक्षा दीक्षा दी। अब ऐसा माना जाता है कि उन दिनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब ये भारत पे आक्रमण होता है किसका? सिकंदर का, तो कहते हैं कि चाणक्य और ये लोग उससे मिले भी थे। ठीक है, चाणक्य ने जो है उसके राशन में चूहे छोड़ दिए थे। किसके? आपके सिकंदर के। ठीक है, उसका राशन खत्म हो गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि वहाँ की अस्थिर राजनीतिक हालातों का फायदा उठा के और एक दिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या करेगा? मगध पे आक्रमण। अब क्या करेगा ये? मगध पे आक्रमण। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस अस्थिरता का फायदा उठा के, राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठा के इसने क्या कर दिया? मगध पर आक्रमण। क्या कर दिया? आक्रमण। और ये घटना करीब करीब मानी जाती है 317 बीसी की। कब की मानी जाती है? 317 बीसी की। तो जो है आक्रमण करते हैं, लेकिन इस आक्रमण में जो है इसकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और ये जो है उस समय जंगल में कहीं छुपा हुआ था, और उस समय जंगल में पड़ोस में कोई माँ जो है अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। हमें जो है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में जो इसकी जानकारी मिलती है, कहानी मिलती है कि जो है वो खाना बना रही थी और उसके बच्चे ने जो है ऐसे जल्दी से रोटी झपटने की कोशिश की हाथ, तो उसके बच्चे का हाथ जल गया। तो उसकी माँ कहती है कि देख तू वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। जो सीधा मगध में तो जो आपका निकला तक्षशिला से, वहाँ तो उसको जीता नहीं क्षेत्र को, और सीधा किस पे आक्रमण करने आ गया? मगध पे। तो ये उसकी माँ, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पता था, या उसकी माँ को नहीं पता था कि कोई छुपा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य है, वो उसे सुन रहा है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहानी सुन ली, ये बात सुन ली, उसे समझ में आ गया कि उसे यदि जीतना है तो फिर सबसे पहले क्या करना होगा? तक्षशिला वाले क्षेत्र को जीतना होगा। वहाँ से फिर वही सेना संगठित करके वापस आक्रमण किसके करना होगा? मगध पे। ठीक है, एक कहानी हमें मिलती है जो है, जैसे हेमचंद्र सूरी बताते हैं, परिशिष्ट पर्व में कहानी मिलती है जैन ग्रंथ में। वो ये मिलती है कि जो है बालक एक होता है, वो क्या है कि अपनी माँ से खीर मांगता है, तो उसकी माँ उसको खीर बना के देती है और थाली में परोसती है। तो बालक क्या करता है? खीर, गर्म खीर होती है और थाली के बीचों बीच हाथ डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है। और कहीं छुपा हुआ, हार के घनानंद से छुपा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य था वहीं पड़ोस में, और उसकी माँ ने उस बच्चे को कहा कि तू वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो बच्चे ने पूछा क्या? तो कि तुझे यदि खीर खानी है तो पहले किनारा जो है ना, उस किनारे को काट, वहाँ से फिर खीर क्या हो जाएगी? ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर तू बीच में आके खा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को बात समझ में आई कि सबसे पहले यदि मुझे मगध को जीतना है तो मुझे किनारे वाले क्षेत्र जो है पड़ोसी वड़ोसी वो जीतने होंगे, आसपास के उन क्षेत्रों पर आधिपत्य के बाद मैं सीधी टक्कर किसको दे सकता हूँ? घनानंद को। तो इस तरह हमें कहानी का जिक्र मिलता है। और आगे ठीक जो है 317 में, कब भाई? 317 बीसी में जो है इसने मगध पर क्या कर लिया? मगध पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार। ठीक है,
और जो है किसको पराजित कर दिया, घनानंद को। अब देखिए कई सारे इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ कहते हैं कि घनानंद भाग गया, कुछ कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया। लेकिन जो भी हो, कहीं पर भी प्रत्यक्ष जो है संघर्ष की कहानी हमें नहीं मिलती कि वास्तविकता में घनानंद का क्या हुआ था। ठीक है, क्यों कहीं नहीं मिलता कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा ही था, ऐसा कहीं प्रत्यक्ष संघर्ष कहानी हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये ध्यान रखना। तो ये घनानंद है। इसी चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। किसमें? यूनानी ग्रंथों में। किसमें कहा गया है? यूनानी ग्रंथों में। क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। इस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वप्रथम पहचान या सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मगध पे अधिकार तो हमने इसको करवा दिया, आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का शासक बनता है, जब मगध का शासक बनता है और जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है, तो उन्हीं दिनों में जो है सिकंदर का एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है सेल्यूकस। क्या नाम है? सेल्यूकस। ये सेल्यूकस जो है इसने सोचा कि सिकंदर के पुराने जो विजित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पे आक्रमण किया जाए और उनको क्या कर ली जाए? जीत लिया जाए। ठीक है, तो उसने जो है पुनः भारत की तरफ रुख किया और भारत पे आक्रमण किया। यह आक्रमण होता है 305 बीसी। कब होता है? 305 बीसी में भारत पर क्या कर देता है ये? भारत पर आक्रमण। कौन? सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस। इस समय जो है इस समय युद्ध होता है किसके मध्य? सेल्यूकस वर्सेज कौन होगा? सेल्यूकस वर्सेज जो है कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें जीत किसकी होगी? चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। ठीक है, इस विजय के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, क्योंकि इनकी मध्य संधि हो जाती है, स्ट्रेबो वगैरह, एरियन वगैरह कई सारे इतिहासकार हमें इसकी जानकारी देते हैं कि इनके मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। ठीक है ना। तो जब संधि हो जाती है तब जो है आपके सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी, ये जो हेलेना है ना, इसकी शादी कर दी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से। तब जो है इस हेलेना को दहेज में मिलते हैं कई सारे प्रांत। क्या मिलते हैं? दहेज में जो है कई सारे प्रांत मिलते हैं। दहेज में क्या मिलते हैं? प्रांत। यानी कि हेलेना को दहेज में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल रहे हैं। कौन कौन से प्रांत मिल रहे हैं देखते जाना। जो है अराकोशिया, ठीक है, जेड्रोशिया, ठीक है, अराकोशिया, जेड्रोशिया, एरिया, ठीक है, कौन सा है? एरिया। और एक है प्रीपिस्मीडाई। ठीक है, अब ये तो यूनानी नाम है। कैसे नाम है? यूनानी। तो अराकोशिया किसे कहते हैं? किसे कहते दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, अराकोशिया कहा गया है कांधार को। किसे कहा गया है? कांधार को। ठीक है, जेड्रोशिया कहा गया है मकरान तट या बलूचिस्तान को। मकरान तट या बलूचिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना कौन है? मकरान तट या बलूचिस्तान। एरिया कहा गया है वर्तमान वाला हेरात प्रांत को। ठीक है, और प्रीपिस्मीडाई कहा गया है काबुल को। किसको कहा गया है? काबुल को। ठीक है, और ऐसा माना जाता है उस समय मगध हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और हस्ती सेना का उस समय की सेना में बहुत बड़ा योगदान होता था। ठीक है, तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जो है कितने हाथी गिफ्ट में दिए? 50 हाथी गिफ्ट में दिए थे। क्या दिए थे? 50 हाथी गिफ्ट में। इसके अलावा इन लोगों ने जो है अपने राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए वैवाहिक संबंधों के साथ। कैसे? तो इस जो है सेल्यूकस ने जो है एक बहुत प्रसिद्ध आदमी भेजा, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी जिसे अपन कहते हैं मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। ये मेगस्थनीज जो है
सेल्यूकस का राजदूत बन के आता है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पूर्व वो जो है राजदूत था वो अराकोशिया का था। कौन से राज्य का राजदूत था? अराकोशिया का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मेगास्थनीज जो है राजदूत आता है किसके दरबार में राजदूत बन के? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका राजदूत होता है? सेल्यूकस का। ठीक है, और इससे पूर्व में वो कहाँ का राजदूत था? राजदूत वो था आपका अराकोशिया का, जिसे हम क्या कहते हैं? कांधार कहते हैं। क्या कहते हैं? कांधार। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जो भी नए लोग हैं कनेक्ट है। भाई उत्तम बावरे कल के लेक्चर देख लेना, उसमें आपको अलेक्जेंडर का जो है आक्रमण देखने को मिल जाएगा या सिकंदर का आक्रमण, उसमें सारा बताया हुआ, झेलम, चिनाब और उसको जो है और क्या क्या नदियों में आक्रमण हुए थे, कौन से क्षेत्रों में हुए थे, कौन से गणराज्यों में हुए थे, इवन यहाँ तक बताया हुआ है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा एक बार, है ना। शुक्रिया, शुक्रिया मालम सिंह जी, शुक्रिया योगेश जांगेड़े। ओ अभिषेक, अभी नमस्कार 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 अभिषेक जी, हम आपको अच्छी तरह पहचानते हैं, आप यूपी से हैं। ओ पाठक सर क्लास आज मिस नहीं हुई, अभी होगी। अच्छा, फिर ये दूसरे अभिषेक मैं पहचानता हूँ वो नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग भैया अभिषेक जी, आपका भी शुक्रिया है। पाठक सर क्लास मेरे ख्याल से 6:30 बजे होगी अभी, ठीक है ना, मेरी क्लास ऑफ होने के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? किसी को ये तो नहीं लग रहा है ना कि भाई चैप्टर स्लो चल रहे हैं तो दिक्कत है कोई? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हम जल्दी भी करवा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये समझते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। समझ रहे हैं ना आप? मुझे तो जल्दी बोल के भी समझाना है, धीरे बोल के आराम आराम से भी आपको समझाना है। आपको यदि बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आता है तो उसमें आप देख लेना, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा मुझे, है ना। चलिए, नीरज कुमार जी नमस्कार, सब में आएगा? नहीं नहीं, मैं बातों में नहीं लगा रहा हूँ, किसी को बातों में नहीं लगा रहा हूँ, आप लाइक कर लीजिएगा जो भी है। ठीक है, सुनिए, तो इस तरह से जो है हेलना किसी विवाह हो जाता है और 4 प्रांत मिलते हैं। ये 4 प्रांत अपने आप में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा? अब जो है हमें ये जिक्र मिलता है कि मगध में जो है 12 साल का अकाल पड़ जाता है। कितने साल का? 12 साल का। उस समय जनता बहुत परेशान होती है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जनता के दुख से दुखी होकर क्या ग्रहण कर लेगा? संन्यास। क्या ग्रहण कर लेगा? संन्यास। उस समय जब ये संन्यास लेगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्या ले लेंगे? संन्यास ले लेंगे। तो मैं थोड़ी यहाँ मिटा देता हूँ। तो इसने जो है क्या कर लेगा? ये संन्यास ले लेगा। क्या ले लेगा? संन्यास। ठीक है, और जो है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो श्रवण बेलगोला में एक जैन साधु होंगे भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। इनके साथ जो है इन्होंने क्या किया? भद्रबाहु के साथ जो है संन्यास ग्रहण किया और जो है यहीं पे जो है इसी के साथ जाते हैं। यहीं पे श्रवण बेलगोला में जो इन्होंने संथारा प्रथा से, कौन सी प्रथा से? संथारा प्रथा से जो है देह त्यागी। क्या किया? संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा। इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? इसका दूसरा नाम मिलता है संलेखना प्रथा। जब मैं आपको जैन और बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। तो संलेखना प्रथा से जो है ये क्या कर देंगे? देह त्याग देंगे। यानी कि ये है कि इच्छा से मृत्यु को वर्ण करना। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप देह त्यागना चाहते हैं तो आप जो है अन्न जल त्याग देंगे, धीरे धीरे मृत्यु के करीब चले जाते हैं। इस तरह के जो है बुजुर्ग अवस्था में लोग होते हैं जिनकी सेवा चाकरी नहीं होती है और कई सारे लोग जो है इच्छा मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, धीरे धीरे अपने इस तरह देह त्याग देते हैं। तो संथारा प्रथा से देह त्यागी थी या संलेखना प्रथा एक ही है। ये
कब का है, 14 या 15 का मेरे ख्याल बहुत प्रसिद्ध मामला था, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला भी था इस पर कि एक संलेखना प्रथा या मृत्यु प्रथा को जो है फिर वैध ठहरा दिया गया। बाद में इसको चुनौती दी गई थी कि ये जो है एक अमानवीय कृत्य है देखा जाए तो, ठीक है, फिर इसको वैध मान लिया गया था। तो जो है ये जो है क्या है, संन्यास प्रथा से इसने क्या त्याग दी, आपके देह त्याग दी। और शाहगोरा और महास्थान नामक 2 अभिलेख है वो कहीं ना कहीं जो है आपके किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य से हैं, और वो भी साउथ में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है बहुत विस्तृत था, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जो है इसके साम्राज्य क्षेत्र सम्मिलित थे। इसलिए हम इस आदमी को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहते हैं। प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक क्या कहते हैं, साम्राज्य निर्माता शासक क्या कहते हैं हम इसे, प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहते हैं। क्लियर है, चलिए। तो इस तरह से जो है ये आपका क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य में याद रखने लायक क्या चीज़ है, तो ये सेंड्रोकोटस याद रखने लायक चीज़ है, ठीक है। और जो है क्या, श्रवण बेलगोला में संन्यास प्रथा से त्यागता ये है। और जो है 305 BC का ये सेल्यूकस के साथ जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जो है क्या होगी, हेलेना की शादी। और कौन से प्रांत मिलते हैं, ये कई बार पूछ लेते हैं कि उसके दहेज में मिले प्रांत कौन कौन से थे, बताइए, ठीक है ये। और मेगास्थनीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पुस्तक इंडिका में पहले बता चुका हूँ। और ये जो है क्या था, राजदूत। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये पूर्व में कहाँ का राजदूत था, तो अराकोसिया का था। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। अच्छा, और क्या है, एक चीज़ और है, एक होता है इतिहासकार जो है स्ट्रेबो, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है वो लुटेरों की सेना थी। किसकी सेना थी, लुटेरों की। हम जब इनकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे मौर्य काल की, तब हम उसमें जिक्र कर लेंगे कि इनका सैन्य विभाग कितने प्रकार की सेनाएं इनके पास थी, कहाँ कहाँ जो है इनके सैन्य अभियान थे, और प्रवर्ती काल में जो है इनका प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सैन्य व्यवस्थाएं कैसी थी, राजनीतिक दशाएं जो है उसमें क्या थी, राजा को चुनने की क्रियाएं क्या होती थी, क्या राजकुमारों को भी कोई भागीदारी उसमें होती थी कि नहीं होती थी, वो सारी बातें अपन करेंगे। हालांकि राजकुमारों की भागीदारी अभी आपको मिल जाएगी यहाँ पे बिंदुसार में, बिंदुसार से पढ़ेंगे इसमें पता चल जाएगा। तो अपन देखते हैं अगला शासक बिंदुसार। नेक्स्ट लाइव, गुड इवनिंग। अच्छा, 4:30 का थंबनेल तो था, तो कोई बाई मिस्टेक ही लगा होगा। पार्टिस क्लास अभी होगी, पॉसिबल नहीं थी उसमें भैया अभिषेक। देखिए, मेरा प्रयास तो यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, कहानी वाइज जो है समझ सके आप। बाकी आप जल्दी कहोगे तो 1-2 बच्चे ने किसी ने कमेंट किया था, तो उसके लिए कह रहा हूँ। बाकी सबको गुड इवनिंग। देवेंद्र शर्मा गुड इवनिंग, PK गुप्ता गुड इवनिंग, साकिब खान गुड इवनिंग, शकील खान गुड इवनिंग, ठीक है। स्टडी विथ टारगेट विजय कुमार जी गुड इवनिंग, ठीक है। रेक्स लाइव सबको गुड इवनिंग। अभिलेख में बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप देखते तो जाओ। अभी क्लास शुरू हुई है, हम उनकी पूरी बातें करेंगे, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी चर्चाएं करेंगे। अशोक के तो अभिलेख ही है, तो अभिलेख बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे आपको अशोक के, है ना। अब निश्चित रहिए सब, अभिषेक जी निश्चित रहिए, आप कनेक्ट रहिए डेली बस, ठीक है। लेक्चर देखते रहिएगा, और प्लीज़ नए लोग जुड़े हो लाइक कर दीजिएगा। अब सुनिए, हम जो है बात करेंगे वो करेंगे किसकी, हम करेंगे बिंदुसार की। किसकी बात करेंगे, बिंदुसार की। बिंदुसार एक बिंबिसार था, हर एक वंश का शासक, वो बिंबिसार है, ये बिंदुसार है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो है बिंदुसार, इसके बारे में जब अपन देखते हैं तो इसको जो है कई जगह सिंसेन बताया गया है, कई जगह जो है इसको मतलब अमित्रोचैडस बताया गया है। तो वो सारी बातें आपको पता होनी इसके बारे में ज़रूरी है, और अपन उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, इसके कई सारे नाम मिलते हैं आपको। एक जो है जैन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है, जैन ग्रंथों में वो मिलता है सिंहसेन। क्या मिलता है, सिंहसेन। दिख रहा है क्या सिंहसेन,
दिख रहा है, उम्मीद है मुझे, है ना। चलिए, जैन ग्रंथों में क्या मिलता है? सिंह सैन। पुराणों में इसे कहा गया है, जो पुराण हैं अपने, उनमें कहा गया है मद्रसार। क्या कहा गया है? मद्रसार। और जो है आपके यूनानी ग्रंथ है, उनमें कहा गया है अमित्रोचैडस। अमित्रोचैडस। और कई सारे जो है हम देखते हैं, और कई सारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ जो है, उनमें कहा गया है अमित्रघात, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो इसके 4 नाम आपको पता होने चाहिए कि निम्नलिखित में से यूनानी ग्रंथों में किसे जो है अमित्रोचैडस कहा गया है। तो किसको कहा गया है? जो है अमित्रोचैडस, बिंदुसार को कहा गया। किसे कहा गया? बिंदुसार। अच्छा, इस आदमी का जो धर्म था, वो धर्म था जो है वो कौन सा था? आजीवक संप्रदाय। कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कई जगह जो है आजीवक के बारे में लिखा होगा घोर अघोरवादी या घोर नियतिवादी, अघोर नहीं सॉरी नियतिवादी। कई बार लिखा होगा नियतिवादी संप्रदाय, यानी अपनी नियति में विश्वास करने वाले। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कैसे हमें पता? तो जो है इसके दरबार में पिंगल नाम का जो है क्या था? पिंगल नाम का जो है सन्यासी रहता था या आजीवक रहता था। आजीवक संप्रदाय का क्या रहता था? अनुयायी या ऋषि रहता था। ऋषि लिख देते हैं, चलो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, पिंगल नामक ऋषि रहता था। कौन था? इसके दरबार में पता चलता। अच्छा, आपको पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा जीवन के धर्म अपना लिया था? तो जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। हमने देखा भद्रबाहु के साथ कहाँ चला जाता है? श्रवणबेल गोला में, और वहीं पे जो है ये क्या करेगा? देह त्यागेगा। संलेखना या जो है आपकी कौन सी प्रथा थी वो? संलेखना प्रथा, या मैंने एक नाम बताया ना अभी आपको, संथारा प्रथा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए ये बात करते हैं। अब जो है जैसा मैंने कहा कि कूटनीति शुरू हुई, जो सेल्यूकस के दरबार में जैसे नियुक्त होते थे, क्या होते थे आपके राजदूत मेगास्थनीज, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। वैसे के वैसे यहाँ भी राजदूत आएंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या आएंगे? राजदूत। कौन कौन से देखते जाइए। इसके दरबार में जो है आप देखेंगे 2 प्रकार के राजदूत आएंगे। राजदूतों की बात कर लेते हैं। राजदूत, ठीक है, 2 राजदूत आएंगे। कौन कौन से देख लीजिए। एक आएगा आपका जो है वो आएगा सीरिया का राजदूत। कहाँ का राजदूत? सीरिया का। और उस राजदूत का नाम क्या होगा? डायमैकस। ठीक है, और सीरिया के उस समय जो है शासक थे, वो शासक थे एंटियोकस। ठीक है, कौन थे? सीरिया के शासक एंटियोकस। और इनके राजदूत थे, उनका नाम क्या था? डायमैकस। क्या नाम था? डायमैकस। एक हम देखेंगे मिस्र के बारे में। चलो पहले सीरिया की थोड़ी बात कर लेते हैं। बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक से 3 चीज़ें मंगाई। कितनी चीज़ें मंगाई? 3। कौन कौन सी? सूखे अंजीर, ठीक है, हैं, मीठी मदिरा। मदिरा तो हमारे यहाँ भी मिलती थी, लेकिन वो मीठी नहीं थी, कड़वी थी। आज भी कड़वी होती है ना, पीते हो ना? होती है कि नहीं होती है? हैं? तो प्लीज़ जो नए लोग कनेक्ट है वो लाइक कर दीजिएगा। गुड इवनिंग मालम सिंह जी, हरीश कुमार गुड इवनिंग, सरिता शालिनी गुड इवनिंग, विजय कुमार जी गुड इवनिंग, बलवीर गुजर गुड इवनिंग, सौरभ बारवा, नीलेश मीना। ठीक है, अब देखो मीठी मदिरा। तीसरा क्या मंगाया? तीसरा इसने जो है दार्शनिक मंगाया। क्या मंगाया? कहा कि सीरिया से एक जो है क्या भेजिए? दार्शनिक भेजिए। ठीक है, अब सीरियाई शासक जो होते हैं एंटियोकस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है प्रथम 2 चीज़ें भेज दी। जैसे 1 सूखे अंजीर, 2 क्या है? मीठी मदिरा, 3 क्या है? दार्शनिक। तो इन्होंने जो है ये दोनों ही चीज़ें भेज दी। कौन कौन सी? दोनों ही भेज दी। ठीक है, यानी सूखे अंजीर और मीठा मदिरा दोनों ही भेजा। किसके लिए? बिंदुसार के लिए। लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा।
क्या नहीं भेजा? दार्शनिक। क्यों? क्योंकि सीरियाई कानून के अनुसार जो है दार्शनिकों का लेन देन या व्यापारी वाणिज्य नहीं किया जा सकता था, इसलिए दार्शनिक नहीं भेजा उसने। ठीक है, दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया? मना। तो कई बार पूछ लेते हैं कि उन्होंने कौन सी 2 चीज़ें भेजी, तो सूखे अंजीर और मीठी मदिरा। और कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी 3 चीज़ों की मांग की गई थी। 3 चीज़ें कौन सी थी? सूखे अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। क्लियर है भाई? लेक्चर में आनंद तो आ रहा है ना आप लोगों को? देखो, आपकी खुशी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। नमस्ते दिलीप कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पढ़ाएंगे। डेली क्लास चलती है भाई, 5 बजे डेली लाइव रहता हूँ दिलीप कुमार, डेली लाइव रहता हूँ 5 बजे। लाइक कर दीजिए, जो नए लोग हैं लाइक कर दीजिएगा। तो सुनिए, अब ये तो होगी सीरिया के शासक एंटियोकस की बात। और जो है इनकी कौन थे? आपके डायमेकस क्या था? इनका राजदूत था, जो कहाँ किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। अब एक मिस्र के शासक होंगे। कहाँ के? मिस्र के। मिस्र के शासक की बात करूं यदि मैं आपसे, शासक, तो टालमी सेकंड फिलाडेल्फस, या टालमी फिलाडेल्फस सेकंड लिख दो, फिलाडेल्फस सेकंड। ठीक है, और इनके राजदूत होंगे, वो होंगे डायोनिसस। कौन है इनके राजदूत? डायोनिसस। इनके राजदूत कौन है? डायोनिसस। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो है हमने देखा दो राजदूत आएंगे इसके दरबार में। एक सीरिया के शासक एंटियोकस का दरबार राजदूत कौन होगा? डायमेकस। और मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत कौन होगा? डायोनिसस। ये सारे के सारे किसके दरबार में आ रहे हैं? बिंदुसार के। किसके दरबार में है? ये भी किसके दरबार में? बिंदुसार के। और डायमेकस भी किसके दरबार में? बिंदुसार के। क्लियर है? तो 2 राजदूत आए, ये ध्यान रखना। यहाँ इन्होंने ऐसी कोई मांग वगैरह नहीं की, सिर्फ सीरिया के शासक से मांग की थी। एक तो ये पता चली हमें बात। और क्या है? बिंदुसार के समय जो है, बिंदुसार के समय क्या होगा? 2 विद्रोह हो जाएंगे मौर्य साम्राज्य में। कितने विद्रोह होंगे? 2। मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के समय कितने विद्रोह होंगे? 2 विद्रोह। एक तो होगा तक्षशिला में। कहाँ होगा? तक्षशिला में क्या हो जाएगा? विद्रोह। क्या हो जाएगा? तक्षशिला में विद्रोह। ठीक है, ये विद्रोह जो है ये कौन दबाने जाएगा? पहले जो है अशोक दबाएगा। ठीक है, पहले कौन दबाएगा? अशोक। और ये प्रथम बार में। ठीक है, और दूसरी बार में जब होगा तो सुसीम दबाएगा, जबकि वहाँ का राजदूत, वहाँ का प्रशासक जो था वो कौन था? सुसीम था। ठीक है, सुसीम दबा देगा। ये किया होगा दूसरी बार विद्रोह। और एक होगा आपका जो है अवंती में। कहाँ पे? अवंती में। यहाँ का जो है आपका प्रशासक होगा वो होगा कौन? अशोक। कौन होगा? अशोक। ये ध्यान रखना। तो अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का प्रशासक था? अवंती का। कहाँ का था? अवंती का। तो इस तरह से जो है ये विद्रोह देखने को मिलते हैं हमें। और ये बिंदुसार था जो आपका क्या था? शासक। इसने जो है राजगद्दी स्वेच्छा से त्याग दी थी, ऐसा बताया जाता है। और अब जो है अगला शासक होगा वो कौन होगा? अशोक होगा। कौन होगा? अशोक। ठीक है, तो अशोक जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए बात अपन कल करेंगे, बहुत कम टाइम है आज का। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन देखेंगे कि जो है अशोक ने किस प्रकार, क्योंकि अशोक अपने आप में बहुत बड़ा शासक है। एक कम से कम 1 घंटा अकेला अशोक आएगा, उसके हम बहुत सारे धार्मिक गतिविधियां देखेंगे, राजनीतिक देखेंगे, आर्थिक देखेंगे, उसके बहुत सारे अभिलेख देखेंगे। उससे पहले वो कैसे शासक बनता, नैनो भाइयों की हत्या करके, और उसके कहाँ से अभिलेख मिले, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो वो अशोक में अलग से करेंगे। तो ये दोनों जो है आपको ध्यान में रखना है। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं कल इसी वक्त ठीक 5 बजे। आप कनेक्ट रहिए। जो लाइक नहीं किया जिन्होंने, वो लाइक कर दीजिए।